हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग घटनाचक्र के 5वें वीडियो में 1857 की क्रांति के विभिन्न प्रश्नों को साथ ही इसके नोट्स को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे। तो आइए इसके नोट्स को पढ़ते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका परीक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेट पर आक्रमण कर उनकी हत्या कर दी। अंग्रेजों द्वारा 34वीं एनआई रेजिमेंट भंग कर दी गई और अपराधियों को दंड दिया गया। अब आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो आगे है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिनसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। एंग्लो इंडियन इतिहासकारों ने सैनिक असंतोषों तथा चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 के महान विद्रोह का सबसे प्रमुख तथा महत्वपूर्ण कारण बताया है, परंतु आधुनिक भारतीय इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि चर्बी वाले कारतूस ही इस विद्रोह का एकमात्र कारण अथवा सबसे प्रमुख कारण नहीं थे। चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिनसे उस समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे, आग लगा दी और जिनसे दावानल का रूप धारण कर लिया। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ में हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी, अपने अधिकारियों पर गोली चलाई तथा अपने साथियों को मुक्त करवाकर वे लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका मूल नाम मणिकर्णिका था, का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। उनके पिता मरणोपरांत झांसी के महाराजा गंगाधर राव के दरबार में गए। उस समय लक्ष्मीबाई की उम्र 13 वर्ष थी। 14 वर्ष की उम्र में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ। इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1857 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में
विद्रोह का श्री गणेश हुआ। अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, क्या कहा, तो भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। ये किसके बारे में कहा गया, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। और किसने कहा, तो ह्यूरोज ने। आगे है, लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट के सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। आगे है, अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्होंने नाना साहब के सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इन्हें क्रांति दूत के नाम से भी जाना जाता है। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था। उनके एक विश्वसनीय मित्र मानसिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगलों में अपने कैंप में सैन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालिक शाहाबाद जिले वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। आगे है, असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंद पेशवर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। आंवला के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। वहीं आगे है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इसके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि वह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियरों के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की। संकट के समय कैनिन ने कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। 1857 का विद्रोह बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था और इसे जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था। फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों तथा वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत तथा पूर्वी और पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक एवं पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा तथा दूसरे
अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। गवर्नर जनरल कैनिंग के बाद में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्गों ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर में की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक थी। आगे है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। विद्रोह के समय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वाइसराय था। न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने इंडियन हाई कोर्ट एक्ट द्वारा बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में कैनिंग के समय ही पारित हुई थी। 1857 के सिपाही विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से तथा ब्रिटिश में इंडियन म्यूटिनी के नाम से अभिहित किया जाता है। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेडसे कमांडिंग ऑफिसर थे। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, विस्काउंट पामर्स्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उन्हें अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अब आगे देखते हैं। तो आगे है 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को उनकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है। आउट्रम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। आगे है जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। वहीं टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। वहीं बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 में प्रकाशित हुई थी। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था, परंतु सरकारी समिति ने अनबन होने के कारण उन्हें यह कार्य करने से इनकार कर दिया तथा अपनी पुस्तक द सेपॉय मुटिनी एंड द रिबेलन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित
प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। कहा 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुआ दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया। इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। भारतीय राजवारों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। आगे है 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन का गठन किया, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पूर्व 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों से 1/2 का अनुपात रखा गया, जबकि मद्रास तथा बम्बई में यह अनुपात 1/3 का रखा गया। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया है। अब आइए चलते हैं प्रश्न कोश को देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो इसका उत्तर है बी, दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाले बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसका प्रशिक्षण डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। इस नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उसके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है। यही भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो इसका उत्तर है बी, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, मंगल पांडे की घटना हुई थी कब? तो इसका उत्तर है बी, बैरकपुर में। मंगल पांडे की घटना कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है बी, बैरकपुर में। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हैं? तो इसका उत्तर है ए, बैरकपुर। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे सिपाही थे? तो ये स्टार मार्क्स है। मंगल पांडे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहिबे आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका उत्तर है सी, बख्त खां। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसे प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। अब अगला प्रश्न है,
1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका उत्तर है डी अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ थी, जिसे तंग आकर अंततः विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है सी मेरठ। अगला प्रश्न इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की तीसरी कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। तो इसका उत्तर है सी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 11 मई 1857 को दिल्ली में मेरठ से आए सिपाहियों के दस्ते ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय से यह अपील की कि सम्राट इन सिपाहियों का नेतृत्व स्वीकार करे। इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना पहली घटना थी। कानपुर में नाना साहब ने 5 जून 1857 को विद्रोह किया। बेगम हजरत महल ने 30 मई 1857 को प्रारंभ अवध के विद्रोह का नेतृत्व किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जून 1857 में विद्रोह किया तथा वे 17 जून 1858 को शहीद हो गई। अगला प्रश्न है 1857 की स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका उत्तर है ए कमल और रोटी। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। अगला प्रश्न है 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका उत्तर है सी अर्थात दिल्ली को। कैप्टन निकोलसन के नेतृत्व में 3 महीने की घेराबंदी के पश्चात 20 सितंबर 1857 ईस्वी को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली की पुनः प्राप्ति कर ली गई। अगला प्रश्न है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है कौन सी? तो इसका उत्तर है सी वाराणसी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, जो वर्तमान में वाराणसी में है। अगला प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता हुआ था। तो इसका उत्तर है ए खान बहादुर। बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। यद्यपि ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और एक सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है डी ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। अगला प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध के में सामना करना पड़ा था किसका? तो इसका उत्तर है ए ह्यूरोज का। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जब किसी उत्तराधिकारी के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 1853 में झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्रेय गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित करने के बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वे वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा, भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह
लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो इसका उत्तर है ए बेगम ऑफ अवध। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। अगला प्रश्न है, वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो इसका उत्तर जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा क्या? तो बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी हजरत महल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इसका उत्तर है डी मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने संभाली। बाद में यहाँ के विद्रोह को जनरल लील ने समाप्त किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो इसका उत्तर है बी अवध से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा हो जिसका कोई सदस्य सेना में न रहा हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो इसका उत्तर है सी तात्या टोपे। कानपुर में 5 जून 1857 को नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई। नाना साहब को सेनापति तात्या टोपे से बहुत सहायता मिली थी। अगला प्रश्न है, अजीमुल्ला खां सलाहकार थे? तो इसका उत्तर है ए नाना साहब के। अगला प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बना कर मार दिया गया? तो इसका उत्तर है डी तात्या टोपे। तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र में ये ओला गांव में हुआ था। वे अपने पिता के साथ विठूर आ गए, जहां वे पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोदो पंत अर्थात इन्हें नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है और महाराजा माधव सिंह जी के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में जब डहलौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया, उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। नाना साहब ने अलग होने के बाद तात्या टोपे अपना मुख्यालय कालपी ले गए और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिलाया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाओं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में सैन्य कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो इसका उत्तर है बी तात्या टोपे। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? तो इसका उत्तर है ए बिहार से। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के तत्कालीन शाहाबाद जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेना नायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद एवं आरा
क्षेत्र में अंग्रेजों की सत्ता का तख्तापलट किया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो इसका उत्तर है ए, आरा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? तो इसका उत्तर है बी, बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर है सी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इसका उत्तर है सी, बिहार। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका उत्तर है बी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो इसका उत्तर है ए, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के राजा थे कौन? तो इसका उत्तर है डी, कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे कौन? तो इसका उत्तर है बी, राजपूत कुंवर सिंह। पटना के निकट जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उनकी जमींदारी कंपनी की नीतियों के कारण छिन गई थी, फलस्वरूप उन्होंने अपने रोष की अभिव्यक्ति विद्रोह में कर दी। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, परंतु अंग्रेजों द्वारा उनके दमन के बाद विद्रोही जगदीशपुर आ गए और कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व किया। हैदर अली खां और जियोधर सिंह ने गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो इसका उत्तर है ए, दीवान मनीराम दत्त। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। असम में 1857 की क्रांति के समय वहां के दीवान मनीराम दत्त ने वहां के अंतिम राजा के पौत्र कंदपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था कहाँ? तो इसका उत्तर है डी, जगदीशपुर। बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, जहां जमींदार कुंवर सिंह ने नेतृत्व संभाला और शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता का तख्ता पलटकर अपनी सरकार स्थापित की। अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक संघर्ष जारी रखा। अंततः बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल गोलंदाज फौज के मेजर विसेंट आयर द्वारा दबा दिया गया। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की सिख सेना को पराजित करने वाला था कौन? तो इसका उत्तर है डी, औवा के ठाकुर कुशल सिंह। औवा के ठाकुर कुशल सिंह ने 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की सिख सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो इसका उत्तर है बी, जयपुर। प्रश्नगत विकल्पों में 1857 की क्रांति का केंद्र जयपुर नहीं था, शेष स्थल 1857 की क्रांति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका उत्तर है सी, शहादत खां। 1857 के विद्रोह में शहादत खां ने इंदौर में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में
अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इसका उत्तर है ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। वह मूलतः तमिलनाडु में अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मानुयायियों का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफ़ी अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत के बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में उन्होंने कहा कि वह अदम साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका उत्तर है सी गालिब। प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्ज़ा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात आगरा। उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का जन्म 27 दिसंबर 1797 को आगरा में और मृत्यु 15 फरवरी 1869 को दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर है डी भगत सिंह। भगत सिंह ने 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई में भाग नहीं लिया, जबकि रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर एवं तात्या टोपे ने 1857 की लड़ाई में भारतीय जनमानस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? तो इसका उत्तर है सी उधम सिंह। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंध नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में तथा मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो इसका उत्तर है ए ग्वालियर के सिंधियों ने। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधियों ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियरों के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। संकट के समय कैनिंग ने कहा था, यदि सिंधियों भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाएं तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। अगला प्रश्न है भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, तो इसका उत्तर है सी 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। विद्रोही जिस समय अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते, उससे शिक्षित भारतीय उनके विदक कर दूर हो गए। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सरदारों तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोह ही देश को पीछे ले जाएंगे। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासक देश का आधुनिकीकरण करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ, बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका उत्तर है डी अर्थात 2 और 4 अर्थात साहूकार और जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका उत्तर है बी चित्तौड़। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न, इसके विस्तार को देखते हैं।
1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। इन केंद्रों की अगुवाई क्रमशः रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एवं बेगम हजरत महल ने की थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अपरिभाषित रहा? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात केवल 5 ही अप्रभावित रहा। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में आरा, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे, जबकि मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है। तो आइए चलते हैं इसके डायरेक्ट इसके विस्तार को देखते हैं। तो बख्त खां कहाँ का था? तो दिल्ली में उनका कार्यक्षेत्र था। वहीं मौलवी अहमदुल्ला का कार्यक्षेत्र अवध, कुंवर सिंह आरा और नाना साहब का कार्यक्षेत्र कानपुर था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है जिसमें आपको फिर से मिलान करना है। तो आप लोग मिलान कर लिए, हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर एवं फतेहपुर में अजीमुल्ला खां तथा फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, इसमें फिर से आपको मिलान करना है। तो आप लोग चाहें तो मिलान कर सकते हैं। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। यदि आपको और टाइम चाहिए तो इसे वीडियो को रोककर इसका मिलान कर सकते हैं। तो नाना साहब कहाँ के क्रांतिकारी थे? तो कानपुर के। वहीं नवाब हमीद अली खान दिल्ली के क्रांतिकारी थे और मौलवी अहमद उल्ला लखनऊ के क्रांतिकारी थे और मनी राम दीवान ये असम के क्रांतिकारी थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है सी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सरकार के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है बी, लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है सी, कैनिंग। अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडर ऑफिसर था? तो इसका उत्तर है सी, हैरसे। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। मार्च 1857 में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर थॉमस बेनेट हैरसे कमांडिंग ऑफिसर थे। अगला प्रश्न है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो इसका उत्तर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? तो इसका उत्तर है बी, पामस्टर्न। जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्काउंट पामस्टर्न ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तथा 1859 से 1865 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका उत्तर है बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह असफल रहा। 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी था। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, जिसके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफ़ी नहीं था। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत थे, किंतु ऐसे करने के लिए उनके पास किसी
सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्ण अभाव था। उनके अनुशासन की कमी भी थी। कभी कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह व्यवहार करते थे। विदेशी शासक के प्रति एक साझी घृणा को देखकर और कोई संबंध सूत नेताओं के बीच नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को काट फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थगित की जाए। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला प्रश्न है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो इसका उत्तर है डी, उपयुक्त सभी के कारण, अर्थात भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी। दूसरा, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। और तीसरा है, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। अब आइए चलते इसके विस्तार को पढ़ते हैं। विद्रोह के समय भारतीयों में एकता के अभाव में हवाओं के चाहे जो भी कारण रहे हो, किंतु विद्रोह के लिए यह घातक सिद्ध हुआ। विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए यह अकेला कमजोरी नहीं था। भारतीय सिपाही बहादुर तथा स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बम्बई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रोहिलखंड के तथा अन्य उत्तरी भारत के सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों ने, जैसे पटियाला, जींद, ग्वालियर और हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। राजनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीय विद्रोहियों से बहुत आगे थी। वे भारतीय इतिहास की तुलना में अधिक सुसज्जित थी। अतः 1857 की विद्रोह की असफलता के उपयुक्त सभी कारण जिम्मेवार थे। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात 2, 3 और 4, अर्थात जनरल नीर, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉर्ज निकल्सन घायल हुए थे और 23 सितंबर 1857 को उसकी मृत्यु हुई थी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नीर की मृत्यु हुई। अगला प्रश्न है, इसमें आपको कथन और कारण दिया गया है और आपको सही उत्तर चयन करना है। कथन दिया गया है, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। वही कारण दिया गया है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था तथा अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। तो इसका सही उत्तर है ए, अर्थात क और का दोनों सत्य हैं और का सही स्पष्टीकरण है। अब आइए इसके विस्तार को पढ़ते हैं। प्रश्नगत कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। यद्यपि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, परंतु इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकांश प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन करना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो इसका उत्तर है ए, सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। सर जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया है
और ट्रंप का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व था न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। उनके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। वही टी.आर. होम्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, किसने? तो इसका उत्तर है सी, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अगला प्रश्न है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? तो इसका उत्तर है सी, बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो इसका उत्तर है डी, एस.एन. सेन। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे जिनकी पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था कौन? तो इसका उत्तर है ए, सैयद अहमद खां। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को देखते हैं। सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला प्रश्न है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबंध है किसका? तो इसका उत्तर है ए, आर.सी. मजूमदार से। आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक दी सेपॉय म्यूटिनी एंड द रिबेलन ऑफ 1857 को स्वतंत्र रूप से वर्ष 1957 में प्रकाशित किया। मजूमदार ने ही 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था। अगला प्रश्न है, किसने लिखा था? इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो इसका उत्तर है ए, आर.सी. मजूमदार। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बनाया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात 1 नवंबर 1858। 1858 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर लिया गया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1857 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो आज के लिए का ये आखिरी प्रश्न था। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।